आप बहुत खुश महसूस, कभी बार एक्सरसाइज करके देखना, जब आपको खूब पसीना हो जाए, या कभी आप कोई गेम खेल के देखो, जब इसमें खुद पसीना हो जाए, आपको बहुत खुशी महसूस होती है, आप बहुत लाइट फील करते हैं, अचानक से आपको लगता है कि आपका टेंशन, स्ट्रेस, सब कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया। इट इज एवरीथिंग इज साइंस। तो मुझे नहीं पसंद ये, मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई स्टूडेंट जो है स्ट्रेस और एंजाइटी के फेज में चला जाए। तो हर दिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस शरीर का ध्यान रखें, उस हार्मोन को रिलीज करें, हार्मोनल सिक्रीशन होना चाहिए, यू फील वेरी गुड। आप कभी भी जाके नेट पे सर्च कर सकते हैं, जिन लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी होती है, उनको एक हिप्पोकैम्पस, हमारा दिमाग के अंदर थैलेमस होता है, उसको एक्सेजरेट करने की दवाई दी जाती है। आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे, वो दवाई दी जाती है, तो वो दवाई खाना आपकी नियति नहीं है। तो आपको खुद को खुश रखना है, और वो कैसे होगा, इस HIIT से होगा। ठीक है, तो आपको मूव करना है, आप कोई भी एक्सरसाइज करें, योग करें, बस आपको पसीना आना चाहिए, आप तेजी से, आपको सांस आपकी फूलनी चाहिए, ये नियम है इसका। क्योंकि जितनी सांस फूलेगी आप उतनी ज्यादा ऑक्सीजन इंटेक करेंगे। 20% अकेले इसको चाहिए होता है, ये जो ऊपर बैठा हुआ है। तो क्लास में बैठना है या क्लास में एक्टिव होकर बैठना है? तो इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, इसको बताना पड़ेगा कि कैसे एक्टिव रहोगे। और कभी भी तुम्हें अंदर से, तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए? मोटिवेशन तो पता नहीं कितना तुम्हें दे दिया, अंदर से जब तुम इंस्पायर होगे तो वो तुम्हारे का, वो तब होगा जब तुम्हारा हार्मोनल सिक्रीशन होगा। तो ये भी स्टेप मूव नहीं होना चाहिए, और मैं चेक करा लूंगा, टेंशन ना करो। इसका अगला जो सबसे बड़ा रीजन है, आपको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट को आती है, वो होती है फेसिया मसल्स का रिजिड हो जाना। फेसिया मसल्स हमारे ये जो न्यूरॉन कनेक्टर्स है, और एड़ी तक एक पीछे से एक पट्टी जाती है, रीढ़ की हड्डी के साथ चलती है, ये थाइस के पीछे से होते हुए, काफ मसल से होते हुए ये एड़ी तक जाती है, पूरी एक मसल्स जुड़ी होती है, सबसे लंबी मसल्स के रूप में। तो जब स्टूडेंट बहुत देर तक कुर्सी पर बैठता है, टेबल चेयर पर बैठता है, तो धीरे धीरे वो जब मूवमेंट नहीं करता है, तो ये मसल्स प्लास्टिक हो जाती है। तो इसका सिम्टम्स कैसे आता है? सबसे पहले जब आप बैठेंगे तो आपकी एड़ी में खिंचाव होगा, तो आप पंजों को ऊपर उठा के जब बैठना शुरू कर देते हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी फेसिया मसल्स टाइट हो रही है। आप पूरी तरह से पैर रख के नहीं बैठ पाते हैं, आप पढ़ते समय अनकॉन्शियसली ऐसे जो है पैर उठाने, एड़ी उठाने लगते हैं। अगर ये सिम्टम्स आ रहा है तो आपका फेसिया मसल्स टाइट होना शुरू हो गया। इसके बाद काफ मसल्स में कई बार खिंचाव हो जा रहा है। इसके बाद अगला दर्द शुरू होगा, जब आप बैठेंगे तो आपकी थाइस में ऐसा लगेगा कुछ बहुत भारीपन आ रहा है। अगर आप बिस्तर पे लेट के अपने बार इधर उधर मोड़ रहे हैं या कोई थाइस को दबा रहे हैं, तो आपको बहुत आराम मिल रहा है, इसका मतलब फेसिया मसल्स टाइट होनी शुरू हो गई है। फिर इसके बाद जब यहां भी अगर आप उसको नहीं रोकोगे, तो ये आपके पीठ, कमर के निचले हिस्से में, जिसको L4 L5 बोलते हैं, लंबर स्पाइन 4 और लंबर स्पाइन 5, यहां पर आपको पेन आना शुरू हो जाएगा। अगर किसी को भी कमर में दर्द की शिकायत हो रही है, तो वो समझ जाए फेसिया मसल्स उसकी प्लास्टिक स्टेट में जा रही है। अगर इसको आपने यहां भी नहीं रोका, तो ये पहुंच जाएगी सर्वाइकल तक, और एक बार ये सर्वाइकल तक हो गई तो निश्चित रूप से 15 दिन तो मिनिमम बेड रेस्ट होता है, मिनिमम। डॉक्टर बोलेगा आपको बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है, बेड पे पड़े रहना है। तो सर्वाइकल में क्या होगा, सर्वाइकल में फिर आप चलेंगे और अचानक से आपको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, आप गिरना शुरू हो जाएंगे, आप ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाएंगे, आपका सर घूमेगा, आपको इरिटेशन होगी। ये सारे इस फेसिया मसल्स के गेम है। अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, जिसमें आगे झुकना, सूर्य नमस्कार करना, ठीक है, बॉडी को स्ट्रेच करना, अगर ताड़ासन करना यानी हाथों को ऊपर करके बॉडी को स्ट्रेच करते रहना, तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन बनी रहेगी और आप ज्यादा देर तक पढ़ाई कर पाओगे। क्योंकि फेसिया मसल्स अगर टाइट हो गई तो आप ज्यादा देर तक, 4-5 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाओगे। थोड़ी देर पढ़ने के बाद आपको मन करेगा अरे यार थकान हो रही बिस्तर पे जाने का। अगर हो रहा हो गया सिम्टम, तो समझ लो कि फेसिया मसल्स टाइट हो, और इसका संबंध मोटापे या पतले होने से नहीं है, ये डिपेंड्स कि आपने कितना अपनी बैकबोन पे काम किया है। तो फेसिया मसल्स टाइट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जैसे समय बीतेगा तुम्हारी पढ़ाई के घंटे बढ़ेंगे और तुम्हारी बॉडी पीछे की तरफ आएगी, डिमांड सप्लाई गैप हो जाएगा, खत्म है मामला। ठीक है, तो याद रखना। और जो अगली चीज है, छठी चीज, वो आपको एक पेज कोई भी अच्छी किताब, चाहे वो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ हो, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, कोई मोटिवेशनल किताब, आपको एक पेज पढ़ना ही पढ़ना है मिनिमम। एक पेज, 2 पेज, जो भी आपका मन करे वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा कि ये जो स्टेज है वो आपको बहुत आगे आंसर राइटिंग में बहुत काम आने वाली है। तो आपको नियम बनाना है कि 2 ही पेज पढ़ने, कोई भी अच्छी सी एक किताब होगी सिलेबस के बाहर, जो मेरे काम की हो, एटीट्यूड के बारे में, लाइफ की लर्निंग के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, मुझे 2 पेज पढ़ना ही पढ़ना है। और ऐसा करने के बाद आप इसमें टिक लगाएंगे। क्लियर है? खाने पीने की बात करें तो सभी लोग, जो आपको हॉस्टल में खाना मिल रहा है उसके अतिरिक्त आपको सुबह
कुछ चीजें आपको आज खरीदनी है और उसको भिगोना है, जिसमें चना, मूंग, बादाम और अखरोट, ये 4 चीजें आपको रात में एक बाउल में भिगो के रख लेना है। ये आपका नाश्ता होना चाहिए। वो जो मिल रहा है वो अलग चीज है, आपको अपना नाश्ता खुद प्रिपेयर करना होगा। थोड़ी सी मात्रा में चना, ज्यादा नहीं होना चाहिए। मूंग उसके कंपैरिजन में या तो उसके बराबर हो या उससे ज्यादा हो, ठीक है, मूंग, ठीक। बादाम और अखरोट, क्यों? क्योंकि इन दोनों के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारा ब्रेन फूड होता है। जैसे शरीर को खाना चाहिए होता है ना, उसी तरह दिमाग को भी खाना चाहिए होता है। तो वो मिलता है ओमेगा 3 फैटी एसिड में। बादाम थोड़ा ज्यादा, अखरोट ज्यादा रख लो, रात में भिगो के डब्बे में लेते आना। यहां क्लासरूम में ब्रेक जब हो तो 1-2 अखरोट फांका और पानी पी लिया। पानी में कोशिश करो कि 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी चीनी डाल के रखो, या अगर ग्लूकोज हो सके तो ग्लूकोज रख लो, क्योंकि इसको रिचार्ज करना पड़ता है बार बार। 1 घंटे बाद इसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो पानी आप जरूर लोगे। अब आप कहोगे ये सब छोटी छोटी चीजें, लेकिन यही आपको सरवाइव कराएंगी। तो ये आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए जो आपको खुद प्रिपेयर करना है। और इसके साथ अगर आप किशमिश रख लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म में आपको पता होगा कि बहुत से लोग जब सर्वाइवल टेंडेंसीज में होते हैं तो ड्राई फ्रूट्स अपने साथ रखते हैं, क्योंकि लंबे समय तक वो आपको एनर्जी देता रहता है। आपकी जिम्मेदारी है कि आपका दिमाग, एक बार में याद रखिएगा, 45 मिनट्स तक ही एक्टिव होता है। 45 मिनट्स के अंदर ये डाउन होना शुरू हो जाता है, अनटिल अनलेस उसको नेक्स्ट साइकिल के लिए आप रिचार्ज नहीं करते हैं। 45 मिनट से ज्यादा कोई भी इंसान कॉन्सेंट्रेशन पीक पर नहीं ले जा सकता, उसके बाद वो डाउन होता है। तो इसीलिए हम ब्रेक देते हैं। और ब्रेक में ऐसा नहीं कि आप मस्ती कर रहे हैं, चाय पी रहे, नहीं, आपको अगले चरण के लिए तैयार करना पड़ेगा। और कौन कर पाएगा? जो होश में होगा, जो खुद से प्यार करेगा। उसको पता होगा कि अगले 2 घंटे मुझे टीचर के साथ बहुत एक्टिव रहने हैं, तो मुझे इस ब्रेक में चकल्लसबाजी नहीं करनी है, मुझे खुद को फोकस करना है। कई बार अड़ोस पड़ोस से बात करना शुरू कर दिया, इधर उधर मस्ती करनी शुरू कर दी, मोबाइल चेक करना शुरू कर दिया, बिल्कुल ये सबसे निकल के बाहर करो। आप अगले 5 मिनट के अंदर तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी आपको लाइब्रेरी में बैठने के नियम अलग होंगे। आपको पीक परफॉर्मेंस करनी है। आप अभी भी नहीं समझ पाए कि आपका कंपटीशन कितना ज्यादा है, तो फिर आपसे ज्यादा सोया हुआ इंसान कोई नहीं है संसार में। अब इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। और आप अभी अपना स्तर देखिए ना, आपको एक्टिव लर्निंग आती है, आप सही से ब्रीदिंग आपको नहीं आती है, आप बेहोशी की हालत में हैं। मुझे बहुत काम करना पड़ेगा आप लोगों के ऊपर। तो आपको ये चीजें फॉलो करनी है। ये आज के लिए तो MIT आपका क्या रहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क का मतलब हो गया कि इसको करना ही करना है। ये सांस लेने की तरह इंपॉर्टेंट है। तो MIT क्या रहा आपका? एक्टिव लर्निंग। अब कॉपियां गोजना शुरू करो जितना हो सके, और फिर मुझे बताना, वर्ड्स दे रहा हूं अपने, लिख लो, रिकॉर्ड कर लो। अगले 15 दिन के अंदर तुम्हारे सोचने के पैटर्न और तुम्हारे व्यक्तित्व में ना चेंज कर दूं तो तुम अपनी फीस लेके चले जाना यहां से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। विद इन 15 डेज मैं तुम्हारी मेमोरी, तुम्हारी रिटेंशन, तुम्हारी किसी भी टॉपिक पे जो पकड़ है, सिर्फ 15 दिन, ओनली 15 डेज, ओनली 15 डेज। 16वां दिन भी मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ 15 दिन। इतना कर दो, यू विल बी द फ्रेश वन। एक नया स्वरूप तुम्हारे सामने आना, बनेगा नहीं, स्वरूप आना शुरू हो जाएगा। क्लासेस की कैप्चरिंग तुम्हारी बढ़ जाएगी। जो तुम आज कहते हो दिमाग भटक रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं सिलेबस में डायरेक्टली एंटर कर रहा हूं? मैं सिलेबस पढ़ा दूंगा, सुनोगे, दूसरे कान से निकल जाएगा। मुझे वो करना नहीं है, मुझे अपना, आपसे आपका बेस्ट चाहिए। तो बस सिर्फ लिखते जाओ, इसमें डायरी में लिखते हो, आज ओजांग सर ने ये बताया, आज MIT एंटर कर लो कल सुबह से। तो ये जो 6 स्टेप है ये मुझे चाहिए। अगर इसमें से कुछ भी छूटा तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। और गलत नहीं भरना है, क्योंकि मैं फेस या मसल्स चेक करने के मेरे पास तरीके हैं, वो मैं सबके बीच में खड़ा करके करा लूंगा। आप पकड़े जाओगे कि आप सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। और आपकी जिम्मेदारी फेस या मसल्स नहीं रिजिड होनी चाहिए, नहीं तो मैं आपसे कहूंगा कि पढ़ाई के घंटे बढ़ाओ, आपका शरीर करेगा घटाओ, वहां दिक्कत हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी वहां पे, ठीक है। और अब क्लासेस ऐसे कैप्चर करनी है हमें। जो आपका सब्जेक्ट शुरू होगा वो इंडियन सोसाइटी शुरू होगा सिलेबस के बाद। और इंडियन सोसाइटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डिस्कशन बेस्ड सब्जेक्ट है। भारतीय समाज को लिखा नहीं जा सकता। भारतीय समाज कई लेयर्स में है, बहुत ही विरोधाभासी भी है, समानुपाती भी है, क्योंकि हम एक सनातन संस्कृति हैं। तो सनातन के जो मूल्य, यानी बहुत प्राचीन संस्कृति के जो मूल्य हैं, वो इस समाज में छुपे हुए हैं। एक तरफ हमारी महिलाएं रॉकेट उड़ा रही हैं और एक तरफ हमारी महिलाओं को अपना चेहरा भी दिखाने की अनुमति नहीं है। सच्चाई है।
एक तरफ हमारा 19 साल का लड़का पूरी दुनिया में ग्रैंड मास्टर प्रतियोगिता में सिल्वर जीत कर आ रहा है, और एक तरफ हमारे बच्चे कूड़ा बीन रहे हैं। तो भारत विरोधाभासों का चेहरा है, और ऐसे देश को समझने के लिए तुम्हें अपने माइंड को बहुत ओपन करना पड़ेगी। जो सारी तैयारियां चल रही उस सब्जेक्ट के साथ तुम्हारा, नहीं तो आओगे और लिख के चले जाओगे, खत्म हो जाएगा, सोच नहीं पाओगे समाज के बारे में। पहला सब्जेक्ट ही वो कहते हैं ना, सर मुड़ाते ओले पड़े, वही वाली है। तो मैं उस सब्जेक्ट के लिए तुम्हें तैयार कर रहा हूं कि तुम तैयार हो कि नहीं। थी मेरी जिम्मेदारी कि मैं तुम्हें तैयार करके टीचर को सौंपूं कि अभी आपके सब्जेक्ट के साथ रेडी है चलने के लिए। तो आपको अगले 1 हफ्ते मेरे साथ बहुत काम करना पड़ेगा। रेडी है? कोई दिक्कत तो नहीं है? और डिस्कशन को अब आपकी आदत में, तो MIT आपका क्या रहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क आपका क्या है? एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग के 2 पार्ट सिखाए। पहला, एक्टिव लर्निंग की शुरुआत होगी बीटा ब्रेन वेव्स को अल्फा में कन्वर्ट करनी। आपको क्या करना है? यौगिक ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है, और आपका शरीर आपको खुद बता देगा। यकीन मानिए, लिख लीजिए चाहे इसको याद करके, जिस दिन तुमने यौगिक ब्रीदिंग सेट कर लिया, अचानक से तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हारे शरीर में भार खत्म हो गया। अचानक से तुम्हारे ये ना फेफड़े उपड़े अपने आप खुल जाएंगे। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान पाया जाता है, और जिसने पा लिया उसको समझ में आएगा, यार इससे संसार में इससे बड़ी शांति मैंने नहीं महसूस की। आंखों से आंसू आ जाते हैं इंसान के, जो उसका ध्यान बैठ जाता है ना, वो रोना शुरू कर देता है, भाव विभोर हो जाता है, क्योंकि जीवन में उसको कभी इतनी शांति नहीं मिली। तो बीटा ब्रेन वेव्स को अल्फा में कन्वर्ट करना है, फिर तुरंत बैठना, और तुरंत जो जो टीचर कह रहा है। दूसरा क्या सिखाया? कानों से देखना, कि प्रैक्टिस करो, हां बोलते जाओ, और उसको विजुअलाइज करते हुए थॉट्स में लेकर आना। तो ये जो तुम बना रहे हो इसको तुम देख सकते हो, इसी को बोलते हैं कानों से देखना। वो जो तुमने किया वो कानों से सुनना था, ये क्या था? कानों से देखना। अभी जैसे देखो, ये हमारी बच्ची को नींद आने लगी, यॉर्निंग की इसने, है ना? क्यों किया बताओ मुझे? लॉजिक है, क्योंकि पिछले 15 मिनट से तुमने कुछ नहीं लिखा, है ना? बॉडी एक्टिव नहीं थी, दिमाग ने इसको बोला कि स्लीप मोड में डाल दो, और स्लीप मोड में चली गई। क्लियर है? और इससे पहले क्या हो रहा था? इनकी आंखों के सामने थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। इसको बोलते हैं ऑक्सीजन की कमी। ये कोई शर्माने वाली बात नहीं है, गुरुकुल में कोई भी चीज आप छुपाएंगे नहीं। ऑक्सीजन की कमी से ही ये जमाई आने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो आपने 2 गलतियां की। एक, आपकी बॉडी को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। दूसरा, आप जैसे ही इनएक्टिव हुए, आपने पेन हाथ में रखा, नीचे रख दिया, और आपकी बॉडी को जैसे आदेश गया कि एनर्जी सेव करनी है, वैसे ही आप दूसरे हिस्से में चले गए। ये बार बार होता रहेगा, मुझे यही तोड़ना है। और अगर अभी आप मुझे अभी फिर मुझे सुन रहे हैं, आप इस होमवर्क को चाहते तो डिस्कशन फॉर्म में लिख सकते थे। आप आदत डालिए सर, आप हर सुनी गई चीज को लिखेंगे, आदत डालिए। मैंने कितनी चीजें आपसे डिस्कस की, MIT डिस्कस किया, आपसे फेसिया मसल्स डिस्कस की, आपसे बॉडी पेन, लंबर स्पाइन, न्यूरॉन्स, एक्सरसाइज, डाइट, किसी ने नहीं लिखा, क्योंकि तुम अभी ट्रेंड हो अपने सब्जेक्ट को लिखने के लिए। मैं बार बार कह रहा हूं, डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं बताता हूं, आज से कुछ साल पहले मेंस का पेपर जाके देखना, चेक करना, प्रीवियस ईयर ओमेगा-3 फैटी एसिड के गुण मेंस में पूछे गए हैं। क्यों मैं कह रहा हूं, मुझसे क्वेश्चन तो करो डिस्कशन लिखने के लिए, क्यों कह रहे हो? क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस हर जगह फैला हुआ है। ये मेंस का क्वेश्चन है, ओमेगा-3 फैटी एसिड का इंसान के मानसिक प्रभाव, मानसिक हेल्थ पर प्रभाव की व्याख्या करिए। आप जाइए और चेक करिए प्रीवियस ईयर पेपर। ना मिले तो मैं कल से पढ़ाना बंद कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि कोई नोट्स, कोई लेक्चर में आपको सौंप दूंगा कि ये भैया आईएएस बनने का फॉर्मूला है? आईएएस में आपको अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा, जहां से जो चीज मिल रही है उसको कलेक्ट करना पड़ेगा। बट आपका दिमाग 2 मेमोरी में बटा हुआ है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। उसको ले जाने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? कानों से देखने की आदत डालनी पड़ेगी, एंड दिस इज द कानों से देखने का मेथड। क्योंकि ये जो कॉपी है, अब घर जाओगे आज ब्रिक्स फिर से तुम्हें दिख जाएगा, क्योंकि तुमने कॉपी में मेंशन कर लिया। और जैसे मैं उससे हटा, आपने सुनना मुझे शुरू कर दिया। मैं आपको ध्यान से देख रहा हूं, और मुझे पता था थोड़ी देर में कोई ना कोई मुझे एग्जाम्पल आज मेरी क्लास में बन जाएगा, और बन गई आप। मैं प्रूव कर रहा हूं, मैं गलत हूं तो मुझे तुम गलत साबित करो। और क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि सब्जेक्ट लिखा जाता है। ओमेगा, आज जाके चेक करिए, ओमेगा-3 फैटी एसिड के बारे में आया। अब मान लो आपको यहां मेरी क्लास के डिस्कशन से एक क्वेश्चन मिल गया, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। हम इसीलिए, आपकी जिम्मेदारी है
आज के बाद ये जो आप सोच रहे हैं कि शायद ओजांग सर कुछ कह रहे हैं, क्योंकि अभी भी तुम इनर्शिया में फंसे हुए हो, स्प्रिंग थ्योरी काम कर रही है। तुम ये सोच रहे हो कि मैं शायद आपसे डायरी के बारे में बात कर रहा हूं, इसीलिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमने पेन डाउन कर दिया। जबकि नियम है कि आप जब क्लास में आओगे बिल्कुल एक्टिव मोड में बैठोगे। एक्टिव मोड की पहली जो शर्त होती है, जानते हो बॉडी लैंग्वेज में क्या होता है? आपकी पीठ कभी भी आपके कुर्सी के साथ लगेगी ही नहीं। पहली शर्त होती बॉडी लैंग्वेज, यही फॉर्मूला होता है। आप जब लिखने की हालत में होते हो, जब आपको लगता है कि मैं कुछ बोल रहे हैं, मान लो यू आर इन द टेंस मोड, दिस इज द टेंस मोड, तो आप कभी भी आराम से ऐसे बैठ के लिख ही नहीं सकते, कभी करके देखना, नहीं लिख सकोगे। आपका हाथ सपोर्ट में रहेगा आगे की तरफ, आपका पेन तैयार रहेगा कि अभी कौन सी इंपॉर्टेंट बात ये बोलेंगे और मुझे डिस्कशन कॉपी में डाल देना है। आप बहुत अलर्ट रहोगे, आपकी पीठ कभी भी कुर्सी के साथ लगेगी नहीं। करके देख लो। अभी मैं आपसे कुछ डिक्टेट करने जा रहा हूं, अभी आप देखो आपकी जो पीठ है वो कुर्सी पे अपने आप बॉडी टेंस मोड में आ जाएगी। इसको अलर्ट मोड कहते हैं, दिस इज नोन एज अलर्ट मोड। और आज से नियम कर लो। अभी देखो समझाया, फिर इनर्शिया हुआ, फिर वापस तुमने सुनना शुरू कर दिया, फिर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 10 बार एग्जांपल इस तरह दूंगा। ऐसा नहीं कि तुम पहली बार, इससे पहले वाली क्लास बहुत डांट खा चुकी है, वो 3-4 दिन बाद फिर वही। वो तो जब पीछे से आना मैंने शुरू कर दिया तब वो सुधर गए, तो उन्हें समझ गया यमदूत यमराज से पीछा छुड़ाना आसान है, ओजांग सर से नहीं। तब उन्हें लगा अब कोई चारा नहीं, बताओ करेंगे। तो आज के बाद क्या करना है, जब भी क्लास में हो, कोई भी सेमिनार में हो, कहीं भी जा रहे हो, कोई बात कर रहे हो, अलर्ट मोड में रहो। और अलर्ट मोड का तरीका क्या होता है? सपोर्ट योर बॉडी, पीछे बैकबोन को आप छोड़ दोगे, कुर्सी को उसके हटा दोगे अलर्ट मोड पे, और जो कह रहे हो आप कानों से देखने का तरीका ही होता है। कान से कैसे देखा जाता है कि मैं ये बोल रहे हैं और मुझे उसको विजुअलाइज करना है अपने दिमाग में। ये इस तरह का इनपुट लेता है। ये कानों से होते हुए शब्द अंदर जाते हैं और आंखों के ऊपर के हिस्से में यहां पे उसकी पिक्चर बनती है। देखो ऐसे तो किया होगा तुमने, उसकी पिक्चर बनाते हो और पिक्चर को क्या कर देते हो, मसल्स मेमोरी को आदेश देके, इसको मोटर एक्टिविटी कहते हैं, कॉपी में डाल देते हो। और एक बार तुमने ये प्रोसेस पूरा कर लिया, वो इंफॉर्मेशन तुम्हारी है। मैं कल परसों नरसों जब कहो मैं ब्रिक्स 2.0 फिर से पूछता हूं तो मुझे बता ले जाओगे, मेरी गारंटी है। ये होते हैं पढ़ने के नियम। नहीं तो हर क्लास में ऐसे बहुत से लेक्चर चल रहे हैं, हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें दूसरे साइड में लेके जाना चाहता हूं कि सफलता के नियम क्या है, असफलता को कैसे दूर करनी है, वो अलग नियम है। करके देखो, 1 घंटे तुम मेरी तरह से पढ़ के देख लो, 1 घंटे बाद ये पैर ऐसे कांपेंगे कि मजा आ जाएगा। 1 घंटे तुम बिल्कुल वॉर लाइक जोन में होगे। अभी भी देखो पेन कैसे ठोड़ी के नीचे रखे जा रहे हैं ना बेटा, सब धीरे धीरे छूटेगा, चिंता ना करो, सब छूटेगा। अभी तो बताया है, अभी समझाऊंगा, फिर हड़काऊंगा, अभी बहुत प्रक्रियाएं हैं, टेंशन नहीं। तो आज क्या है MIT आपकी, और अब आज के बाद मुझे पेन चलते हुए दिखना चाहिए। पेन चलते हुए मुझे सुनता हुआ कोई दिखाई पड़ा तो फिर मामला साफ है उसका। आज पहला दिन था इसीलिए प्यार से समझाया है, बट अब यहां से शुरुआत होगी। तो योर MIT इज एक्टिव लर्निंग, ठीक है। और जो भी बात हो रही है, आपको नहीं पता, हमारा जो डिस्कशन होता है स्पॉन्टेनियस होता है। हम टीचर्स के साथ UPSC में हम एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ जोड़ना जानते हैं, क्योंकि आपको यह पता बताया गया कि इसमें सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, यही सब्जेक्ट आपको सुनाए गए होंगे ना। ये सब्जेक्ट ही नहीं है इसमें। UPSC में ना हिस्ट्री है, ना इकोनॉमी है, ना साइंस है, ना पॉलिटी, कुछ नहीं है। यहां सोशियो इकोनॉमिक्स है, सोशल पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिको सोशल है। सब्जेक्ट यहां कहां है? तो तुम्हें जो बताया गया वो UPSC में नहीं है। सॉरी टू से UPSC में हाइब्रिड सब्जेक्ट्स होते हैं, यहां सोशियो इकोनॉमिक्स है, क्योंकि तुम्हारे इकोनॉमिक्स का कोई सिलेबस ही नहीं है। अगर कभी तुमने ध्यान से प्रीलिम्स का सिलेबस पढ़ा होगा, उसमें लिखा होगा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। पागल थे वो सब जो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इसका मतलब होता है आर्थिक नीतियों का समाज के विकास में योगदान या समाज पर होने वाला प्रभाव। इसका मतलब वो तुमसे क्या कह रहे हैं, वो तुमसे कॉज एंड इफेक्ट पूछ रहे हैं कि भैया अर्थव्यवस्था तुम्हें नहीं पढ़नी है, इस अर्थव्यवस्था का समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है।
अब तुम्हें ये नहीं पता समाज किसे कहते हैं, तो गरीब कहां रहता है, महिला सशक्तिकरण कहां है, बाल श्रम कहां है, बाल शिक्षा कहां है, प्रौढ़ शिक्षा कहां है, वृद्धों के उन्नति कहां है, ग्रामीण सड़क कहां है, ग्रामीण स्वास्थ्य कहां है, ग्रामीण शिक्षा कहां है, टेलीमेडिसिन कहां है, टेली एजुकेशन कहां है। जाऊं अंदर, घंटों निकल जाएंगे। तो तुमसे कह रहा है कि जब मैंने ये बोला है ना समाज पर प्रभाव, तो जरा देखो प्रभाव, तो प्रभाव क्या केवल पॉजिटिव होते हैं? मैंने कहा अर्बनाइजेशन, शहरी विकास का इंजन, ठीक है। तो अभी आज जो सुबह खबर आई है कि शहरों के प्रदूषण की वजह से आम भारतीय की औसत आयु 5.3 इयर्स कम हो रही है। पढ़ा तुम लोगों ने? एवरी इंडियन, प्रत्येक भारतीय की वायु प्रदूषण के कारण 5.3 वर्ष आयु कम होती जा रही है, और कई कई जगह पे 11 साल एज खत्म हो गई है। तो अगर वो अच्छा है तो ये क्या है? अर्बन फ्लड, नाम सुना है तुम लोगों ने? अर्बन फ्लड, तो ये क्या चीजें हैं? तो इसका मतलब है कि यहां याद रखना कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, यहां डोमेन्स होते हैं। ठीक है? कैसे होते हैं? डोमेन्स होते हैं। 1 2 3, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, इकोनॉमी। कौन सा सब्जेक्ट? ये है यूपीएससी। तुम सोचते हो कि एनवायरमेंट एक सब्जेक्ट है? अच्छा, पेड़ कौन काट रहा है? पेड़ कौन काट रहा है? मनुष्य काट रहा है, और जबरदस्ती काट रहा है। तुम ऐसे चलते चलते क्लास आ रही हो, 2 पेड़ गिराते हुए आई हो क्या? क्यों? उसके पीछे क्या है? पेड़ से उसको आर्थिक लाभ प्राप्त है ना, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। पेड़ की लकड़ी बेचेगा, या उसको मकान बनाने, प्लॉट बनाने, सड़क बनानी है, तो अपनी इकोनॉमिक्स के लिए तो एनवायरमेंट को बर्बाद कर रहा है। किस लिए कर रहा है? या तुम आते समय हमेशा 2 पेड़ गिराते हुए आते हो कि कुछ नहीं करना, चलो यार पेड़ ही गिरा दें, खत्म करें, यही करते हुए आते हो? तुम्हें उससे आर्थिक लाभ। तो मुझे बताओ कि अगर एनवायरमेंट एक डोमेन है तो इकोनॉमिक्स भी उसका कारण है कि नहीं है? तो कल मैंने तुम्हें क्या बताया था? कारण और प्रभाव। तो इकोनॉमिक्स से तुमसे कह रहा है कि वो देखो, पेड़ जो है वो लकड़ी है और वो इतने की बिकेगी, पेड़ काट लो। तो पेड़ कट गया तो क्या होगा? उसकी जो इन्वायरमेंटल सर्विसेज है वो डिस्टर्ब हो गई। तो इसका ये प्रॉब्लम है कि इकोनॉमिक्स की वजह से वो पेड़ कट रहा है ना? तो सॉल्यूशन कहां होगा? इकोनॉमिक्स में। अगर हमें यह सिखा दिया जाए कि उसकी जो ऑक्सीजन, उसकी वर्थ इतनी है, जो सिलेंडर तुमने भराए थे ऑक्सीजन के, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू ऐसी है, तो मैं उसकी क्या करूंगा? उसकी इज्जत करना शुरू कर दूंगा, उसको सेव करूंगा, अगर मुझे उसकी इकोनॉमिक्स वर्थ मिल जाए। इसीलिए आपने जो कार्बन क्रेडिट एक वर्ड है, 2-3 बार एग्जाम में आ चुका, कार्बन क्रेडिट, वो यहीं से निकल कर आया कि पेड़ लगाओ, जो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ सोखेगा उसकी वैल्यू का क्रेडिट तुम्हें मिल जाएगा। क्योंकि हर आदमी क्या समझता है? पाना और खोना, पैसा मिलना, लाभ और हानि। तो इसका सॉल्यूशन भी वही है। तो ये जो चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं यही यूपीएससी है। यूपीएससी में कोई सब्जेक्ट एब्सोल्यूट नहीं है, इसी की सारी तैयारियां चल रही हैं। क्योंकि आए करते रहोगे पूरे साल भर, पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया। एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट में कब एंटर कर जाता है पता नहीं चलता। और यही जब आ जाता है, तीसरी बात समाज आ गया। अब समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं, चिपको आंदोलन देखो, उन्होंने कहा कि हम कट जाएंगे, पेड़ नहीं कटने देंगे। वहीं कुछ लोग समाज में क्या करते हैं? पेड़ को सिर्फ एक आर्थिक वस्तु समझते हैं। आप बिश्नोई समाज के पास चले जाओ, पेड़ की पूजा करते हैं। आप पेड़ काट के दिखा दो, एक हिरन को मार के दिखा दो, सलमान खान को आज भी खोज रहे हैं ना, कि उन्होंने उनके कृष्ण मृग जो उनके लिए पूज्य उनकी मार। तो इस समाज में ही ऐसे लोग हैं। वांगनुई नदी न्यूजीलैंड की, वहां के आदिवासी समाज ने 150 साल लड़ाई, 150 साल लड़ाई लड़ी, आज नदी को मानव का दर्जा दिला दिया कि संविधान में जो मानव के कानून है, मानव अधिकार है, वही नदी के अधिकार है। आप नदी को गंदा नहीं कर सकते। तो ये भी कौन कर रहा है? समाज के लोग कर रहे हैं। और समाज के लोग ही कौन कर रहा है? ये पेड़ कौन काट के लेके जा रहा है? मंगल ग्रह से तो आ नहीं रहे, रात में एलियन उठा लेगा, ये हम ही लोग कर रहे हैं। तो आपको अगली जो चीज है वो भी हमें समझनी पड़ेगी। तो अब क्या हो रहा है? लिंक होता चला जा रहा है, लिंक होता चला जा रहा है। तो ये लिंकिंग ही सबसे बड़ी पावर है, उसकी शुरुआत यहां से हमें करनी है। अब ये जो नोट्स मैंने आज आपको बताए हैं वो लिंकिंग का सबसे पहला बेस है। अब इसमें आप चीजों